Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is properties of determinant. अभी हमने पहले डिटर्मिनेंट की कुछ बेसिक्स किए थे लास्ट वीडियो में. आज हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे डिटर्मिनेंट की. तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? 7 प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिटर्मिनेंट का, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम डिटर्मिनेंट को इस ट्राइंगल से भी डिनोट करते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरीके से भी लिखते हैं, या फिर हम इसको 2 ब्रैकेट्स में भी ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये हमारी क्या है, डिटर्मिनेंट्स को लिखने का साइन है. आप ट्राइंगल से डिनोट कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं, एंड आप ये मॉडुलस का साइन 2 लाइंस के अंदर भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? रिमेन्स अनचेंज, वो अनचेंज रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी. कब? इफ़ इट्स रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स, अगर इसकी रोज कॉलम्स में चेंज हो जाए, एंड कॉलम्स इनटू रोज, और कॉलम्स किस में चेंज हो जाए? रोज में. इसका मतलब आपने मैट्रिसेस में भी किया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस. रोज को कॉलम में चेंज करना, कॉलम्स को रोज में चेंज करना, दैट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस. तो यहाँ पर भी क्या है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा भी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइदर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, आप सिंपल एक मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट करें या उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट करें, तो आंसर आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपकी क्या रहेगी? सेम. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ आपको. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4. दिस इज योर ए मैट्रिसेस. आपके पास ये मैट्रिसेस है, ठीक है. इसका मुझे क्या करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. इसका मैंने क्या किया? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया. अगर मैं डिटर्मिनेंट लिखूंगी इसका तो मुझे ब्रैकेट्स चेंज करनी पड़ेंगी, और डिटर्मिनेंट कैसे होते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 1 4 = 4 -3 2 = 6, दैट इज इक्वल टू -2. ठीक है. फिर मैंने क्या बोला कि उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, पहले मुझे मैट्रिसेस का क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज. तो मैं जब यहाँ से ट्रांसपोज करती हूँ इसका, तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ये जो रो वाइज एलिमेंट्स है वो क्या बनते हैं? कॉलम वाइज. ये वाले रो वाइज, कॉलम वाइज. अब मुझे इसका क्या करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. 1 3 2 4, फिर से अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर से क्या आया? -2. इट मीन्स अगर आप नॉर्मल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालोगे, आपका आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं. हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ एनी 2 रोज, अगर कोई 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स, और कॉलम्स लिखा हुआ है, या तो 2 रोज होनी चाहिए या फिर 2 कॉलम्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 रो 1 कॉलम, ऐसा बिल्कुल भी मत करना. यहाँ पे क्या लिखा है? या तो दोनों रोज हो या दोनों ही कॉलम्स हो. ठीक है. 1 रो और 1 कॉलम यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं है. ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी मैट्रिसेस के 2 रोज इकट्ठी इंटरचेंज कर दूं या फिर 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज. तो हमारे डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने फिर से एक एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने लिया कि एक ए मैट्रिसेस, एक ए है हमारे पास, A1 A2 A3 और A4. ठीक है. इंटरचेंज करने का मतलब है, पहले तो इंटरचेंज का साइन समझ लीजिए क्या होता है. इंटरचेंज का साइन होता है ऐसे, यहाँ पे भी एरो और यहाँ पे भी एरो. दिस इज द साइन ऑफ इंटरचेंज. अब मेरे पास क्या है यहाँ पे? ये मेरे पास है C1, ये मेरे पास है C2, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम. ये मेरे पास क्या है? R1, ये मेरे पास क्या है? R2. 2 रोज है, 2 कॉलम्स है. अगर मुझे इंटरचेंज करना है, मुझे क्या करना है? इंटरचेंज करना है. मैंने एक और भी ले ली रूल, यहाँ पे A5 और A6. ठीक है. मुझे अगर इनको इंटरचेंज करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? R1 इंटरचेंज R2. इसका मतलब क्या है कि R1 वाले सारे एलिमेंट्स किस में जाएंगे? R2 में, और R2 वाले सारे एलिमेंट्स किस में चल जाएंगे? R1 में. इसका मतलब यहाँ पर दोबारा क्या बन जाएगा? जो R1 वाले एलिमेंट्स हैं वो कहाँ आ गए? R2 में, और जो R2 वाले एलिमेंट्स हैं वो कहाँ आ गए? R1 में. और लास्ट वाले रो क्या रहेगी? सेम.
इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है कि दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन एक रो और एक कॉलम को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, या तो दोनों रोज या फिर दोनों कॉलम्स। एक रो एक कॉलम आइडेंटिफाइड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे इंटरचेंज करते हो, अगर आप इसके एलिमेंट्स इस तरीके से इंटरचेंज करोगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा और जो इसका होगा, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है, अब इस नए वाले का डिटर्मिनेंट का इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास P है, मान लीजिए इस वाली मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मेरे पास P है, तो इसका क्या हो जाएगा, -P। सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका डिटर्मिनेंट P के इक्वल आया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -P। और अगर इसका डिटर्मिनेंट -1 आया तो इस वाले का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, +1। सिंपल। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट अगर -1 आया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थी हमारी ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर हमारी दो रोज या दो कॉलम्स बिल्कुल सेम हो जाए, मतलब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम। किसी दो रोज या R1 और R2 के सेम हो जाए, R2 और R3 के सेम हो जाए, या R1 और R3 के सेम हो जाए, या फिर दो कॉलम्स के एलिमेंट सेम हो जाए, मतलब C1 C2 सेम हो जाए, C2 C3 सेम हो जाए, या C1 और C3 सेम हो जाए। ठीक है, अगर आपके ये एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन केस आपकी कोई दो रोज के एलिमेंट्स या फिर दो कॉलम्स के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। इस आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है, आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, इस आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे देखो R1 और R2, फर्स्ट रो सेकंड रो, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या लिखना है कि एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। या ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 2 4 6 और 2 4 6 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करती हूँ इन दोनों की, ये दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे 1 2 3 नहीं करते हैं, 2 2 3 कर देते हैं। ये दोनों कॉलम्स हमारे क्या है, सेम है। इन दोनों कॉलम्स के अगर एलिमेंट सेम है तो ये डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, 0। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दो रोज के एलिमेंट्स या फिर दो कॉलम्स के एलिमेंट्स अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे तो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 4। हमारी 1 2 3 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट इन ए रो, एक रो के अंदर हर एक एलिमेंट या कॉलम के अंदर हर एक एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट के। अगर हर एक रो में, मतलब किसी भी एक रो में कोई सारे एलिमेंट्स k से क्या हो रहे हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, जरूरी नहीं यहाँ पे k होगा, k के प्लेस पे 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई होंगे देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिया, मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट लिया 1 2 3 0 1 4 3 2 -1। ठीक है, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिया और मैंने कहा पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें, किसी भी C1 या R1 को एक्सपेंड कर लीजिए। मान लीजिए मैंने एक्सपेंड किया C1 को, तो फर्स्ट 1 1 4 2 -1, फिर -0 +3 2 3 1 और 4 -1 -8 -0 +3 इंटू 2 4 ज़ा 8 -3 -9 +3 इंटू 5। हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया, 6। अगर अब मैं इस डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूं किसी कांस्टेंट से, मेरा मन किया कि मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई, मैंने R1
टेंड्स टू 2r1 किया, मतलब मुझे r1 को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मुझे r1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 1 4 3 2 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फिर से मैं C1 को एक्सपेंड कर रही हूँ क्योंकि उसमें एक 0 है। इसको एक्सपेंड करूँगी तो 1 4 2 और -1 -0 +3 इंटू 4 6 1 और 4, तो 2 इंटू में -1 -8 +3 इंटू में 16 -6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 इंटू 2 -18 +3 10 ज़ा 30। अब क्या आया, ये 12, ये क्या आया 2 इंटू 6। पहले डिटर्मिनेंट क्या था, 6 था, अब क्या हो गया, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। जिस नंबर से हमने इस डिटर्मिनेंट में किसी रो को मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से डिटर्मिनेंट क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इट मीन्स क्या पता चला, अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू p है, अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू p है और अगर मैं उस डिटर्मिनेंट को किसी रो उसके रो या किसी कॉलम को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, उतने से ही, जिस भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो उतने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। उतने से ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इफ ईच एलिमेंट इन ए रो, किसी रो के हर एक एलिमेंट या कॉलम के हर एक एलिमेंट को ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट के, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट से, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो आपके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिया गया, ये एक डिटर्मिनेंट लिया गया, पहले इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला 6 आया, फिर मैंने इस r1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, उसके बाद अगेन डिटर्मिनेंट निकाला, तो मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो इसका क्या आ गया, ट्वाइस आ गया। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती तो वो थ्राइस हो जाता, मैं 4 से मल्टीप्लाई करती तो ये 4 टाइम्स हो जाता। तो जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही नेक्स्ट डिटर्मिनेंट उतने ही नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब ये फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, देखो ये प्रॉपर्टीज अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको क्वेश्चंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये प्रॉपर्टीज वाली। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अब हमारे पास, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, रो के हर एक एलिमेंट या फिर कॉलम का हर एक एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, उसको एक्सप्रेस किया गया सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, मतलब एक रो में या एक कॉलम में सिंगल टर्म्स नहीं है, उसमें कुछ एडिशन की गई है। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। कैसे, देखो मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई, a3 प्लस जेड, यहाँ b1 c1 b2 c2 और b3 और c3। ठीक है, मैंने ये ले लिया आपके पास। अब ये लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। उसने क्वेश्चन में, फिर से मैं आपको रीड कराती हूँ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, ये कॉलम का हर एक एलिमेंट है, ठीक है, ये कॉलम वाइज हमने ऐड कर रखा है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड इज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। 2 टर्म्स है ये, या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, प्लस करेंगे हम, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। तो डिटर्मिनेंट हमारा जो होगा वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं उसकी हम 2 और मोर टर्म्स में, 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स में। कैसे करेंगे इसको हम, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3 प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया हमने। अब इसका जो सेकेंड एलिमेंट है उसको अलग कर दो, x y z b1 b2 b3 c1 c2 और c3, हो गया सिंपल। अगर हमारे किसी रो या किसी कॉलम में 2 और मोर टर्म्स ऐड हो रही हैं तो आप उसको डिटर्मिनेंट्स को स्प्लिट कर सकते हो, उन टर्म्स को अलग अलग करके आप उसको एडिशन में दिखा सकते हो। लेकिन इसके लिए एक और एग्जांपल भी है। अगर मैं कहती हूँ a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई, a3 प्लस जेड, यहाँ पे b1 प्लस मैंने ले लिया p, b2 प्लस q, b3 प्लस r, यहाँ c1 c2 c3।
अब बताओ बच्चे क्या कहेंगे इसमें, मैम ऐसे कर दो, ये B1 B2 B3 C1 C2 और C3 प्लस XYZ और PQR और C1 C2 और C3। सभी बच्चे यही कहेंगे कि आपने तो कहा था कि टर्म्स को अलग अलग करना है और डिटर्मिनेंट्स को एडिशन कर देनी है। दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। अब ये क्यों गलत है, मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो मतलब सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए या एक ही कॉलम होना चाहिए। अगर दो कॉलम्स में आ गया तो आप एक्सपेंड सिर्फ एक को ही कर सकते हो। आप एक्सपेंड क्या कर सकते हो, एक को ही कर सकते हो। जो यहाँ पे ये P, ये Q और जो ये R है वो एज इट इज रहेंगे B1 प्लस P, B2 प्लस Q, B3 प्लस R। आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ही एलिमेंट्स को स्प्लिट कर सकते हो, दो कॉलम्स के एलिमेंट्स को ऐसे स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, ना ही दो रोज की कर सकते हो। एक टाइम पे सिर्फ एक रो या एक कॉलम, तो ये हमारा प्रोसीजर क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड मीन्स चेंज नहीं होगी इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। अगर हम रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को एक टाइम पे या तो सिर्फ रो होनी चाहिए या कॉलम होना चाहिए, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। तो एनी रो और कॉलम भी एडेड सम मल्टीपल के व्हेन के इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जो के आप जो भी ऐड कर रहे हो वो 0 नहीं होना चाहिए, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि C1 टेंड्स टू C1 प्लस K C2, कि मैं किसी रो या किसी कॉलम को उसमें क्या कर रही हूँ, कुछ ऐड कर रही हूँ। उसने यही लिखा ना, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनऑल्टर्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडेड सम मल्टीपल ऑफ के ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मीन्स मैंने ये लिखा C1 टेंड्स टू, ये किसका साइन होता है, टेंड्स टू का, कि हम कुछ C1 में कॉलम 1 में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जिसमें आप चेंज कर तो वही यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे भी वही लिखा जाएगा। C1 में आप चेंज अब क्या कर रहे हो कि C2 को K से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर रहे हो। तो मैं क्या करूँगी, A1 प्लस C1 यही है ना, ये वाला, प्लस K इंटू C2, K इंटू B1 यहाँ लिख दिया मैंने, फिर A2 प्लस K इंटू B2, सॉरी ये तो B1 था, फिर A3 प्लस K इंटू B3 कर दिया हमने ऐसे। और यहाँ पे सेकंड कॉलम के और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हमारे क्या रहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेंगे। तो हम ऐसे एडिशन कर सकते हैं, ये इसको बोलते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हम लगाएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो किसी में कुछ ऐड करना है, किसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, तो ऐसे ऐसे ऑपरेशंस हम लगाएंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो जिसमें चेंजेस करने हैं वो सबसे पहले लिखा जाता है, क्योंकि मुझे C1 में चेंजेस करने हैं तो C1 टेंड्स टू, क्योंकि इसमें हम चेंज कर रहे हैं, फिर वापस वही सेम, यहाँ और ये वाला सेम आता है, यहाँ C1 है तो यहाँ पे भी C1 ही आएगा। अब C1 में करना क्या है कि C2 को K से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। C1 में C2 को K से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, इसको K से मल्टीप्लाई किया और इसमें मैं ऐड करती चली गई, लेकिन मेरा C2 और C3 एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम रहेगा। This is your 6th property. Next, the last property is the 7th property, the determinant of product of square matrices. मैंने आपको पहले ही बताया था, डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ किसका निकाल सकते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिसेस का निकाल सकते हैं, और हम किसी का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं उसी का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, उनके डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। दो आपके पास मैट्रिसेस हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास एक A मैट्रिसेस है और एक B मैट्रिसेस है। वो कहते हैं अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, इन दोनों मैट्रिसेस का मैं क्या कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट करके जो आंसर है उसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूं। दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और दोनों का ऑर्डर सेम है बिकॉज दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस। सिंपल सी बात है। कहते हैं इन दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, दोनों का मैंने प्रोडक्ट कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट करके मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। देखो ये लाइन लिखी हुई है ना, द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, इनका प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव
रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग है कि ए और बी दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, ए का अलग डिटर्मिनेंट निकालो, बी का अलग निकालो, फिर प्रोडक्ट कर दो वो प्रोडक्ट, या फिर दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया फिर डिटर्मिनेंट निकाला। दोनों का मतलब क्या है, दोनों से आंसर्स क्या आएंगे हमारे पास, एग्जैक्टली सेम आएंगे। दोनों से ही आंसर्स क्या होंगे, सेम होंगे, चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं, दोनों को प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकालो, या दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालो और फिर प्रोडक्ट कर दोगे तो हमारे आंसर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हमारी थी डिटर्मिनेंट की सारी 7 की 7 प्रॉपर्टीज़ जो आपको रीड आउट करनी है, किसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और अच्छे से करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस करेंगे इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। थैंक यू।